24 अगस्त 2001 रात के 8:52 पर फ्रांस के एयरलाइन कंपनी का जहाज 236 टोरंटो से लिस्बन के लिए टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट जा रहा है लिस्बन। इस फ्लाइट के अंदर 293 पैसेंजर और 11 फ्लाइट अटेंडेंट है और इस फ्लाइट को 2 पायलट इस प्लेन को उड़ाने लग रहे हैं। एक तरफ है कैप्टन रॉबर्ट पीसे, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस था, जिनके पास 796 घंटे एयरबस A330 को दिया था और इनके पास कुल 16,800 हावर का एक्सपीरियंस है। रॉबर्ट पीसे पर इस फ्लाइट को उड़ाने से पहले इन पर कारोबार करने के जुर्म में सजा भी काटे थे। तो इनके बारे में आगे बात करते हैं, आते हैं पॉइंट पर। और फर्स्ट ऑफिसर डॉग डेगर थे। इनके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस था और इस फ्लाइट को उड़ाने के बाद ये फुल्ली एयरबस की फ्लाइट को उड़ाने के लिए सर्टिफाइड हो जाएंगे। कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर फ्लाइट 236 को लिस्बन जाने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा था। टोरंटो से लिस्बन जाने में कोई ज़्यादा समय तो नहीं लगता है, लेकिन ये फ्लाइट 236 को 7 घंटे का नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, इसीलिए इसमें 48 मीट्रिक टन फ्यूल भरा जाता है। एयरलाइन कंपनी के रूल के हिसाब से 4.5 टन फ्यूल अधिक भरा गया था। अब ऐसा इसलिए किया जाता है, अगर फ्लाई करते समय प्लेन में कोई भी समस्या आए तो उसे ठीक किया जा सके। ये फ्लाइट केवल 2 साल पुराना है। एयरबस A330 से 243 था जो CGITS के रूप में रजिस्टर्ड था और इस फ्लाइट के दोनों इंजन को हाल ही में चेंज किया गया था। जो रोल्स रॉयल 772B से 60 इंजन लगा था, जो प्रत्येक 71,100 BF 316 kN थ्रस्ट देने में सक्षम था। सभी चेक कंप्लीट करने के बाद इस फ्लाइट को ATC के मदद से टेक ऑफ करा दिया जाता है। फ्लाइट 236 टेक ऑफ करने के बाद टोरंटो से लिस्बन की तरफ मोड़ दिया जाता है। इस फ्लाइट को अटलांटिक ओशियन से होकर जाना है, जो इसी रास्ते में आती है। एक बहुत बड़ा ओशियन। ऐसे तो आम फ्लाइट दूरी तय किया करते हैं, लेकिन इस फ्लाइट 236 के लिए खतरा साबित होने वाला था। कुछ ही देर बाद अब फ्लाइट अटलांटिक ओशियन के ठीक बीचों बीच में पहुंच चुकी थी। अब फ्लाइट 236 अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड अटलांटिक ओशियन में 39,000 की फीट पर फ्लाई कर रहा था। अब ऐसे लॉन्ग फ्लाइट में पायलट का कोई ज़्यादा तरह का काम नहीं होता है, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा काम ऑटो पायलट ही करता है। पायलट केवल सिचुएशन मॉनिटर करते रहते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और अपडेट बनाए रखते हैं। एयरबस को उड़े टोटल 4 घंटे हो चुके थे। फ्लाइट 236 में ज़्यादा रात होने की वजह से खाना खाने के बाद पैसेंजर सो ही रहे थे कि तभी उसमें बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाती है। ये समस्या 3 तरह के थे। बोर्ड पर फ्यूल असामान्य दर से कम हो रहा था, जिसे इंजन वार्निंग डिस्प्ले पर फ्यूल ऑन बोर्ड FOB आंकड़ों में शो किया गया था। विजुअल इंडिकेटिंग रेड्यूस्ड फ्यूल दिखाई दे रहा होगा, जो कम रेंज का संकेत फ्यूल देता है। राइट इंजन लो टेम्परेचर, हाई लो प्रेशर और लो ऑयल क्वांटिटी दिखा रहा था, जो यूजुअली इंडिकेट्स ये फॉल्टी सेंसर देता है। A low oil temperature would be of no concern. The high oil pressure is a very strange indication. It's very rare. In fact, I've never actually heard of it. पायलटों ने ऐसे प्रॉब्लम अपनी लाइफ में पहली बार फेस किया था। उन्हें समझ नहीं आई। फ्लाइट मेनू खोल के देखते हैं तो उसमें भी इस एरर का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो कनाडा में मेंटेनेंस यूनिट से बात की जाती है। उन्हें इस एरर के बारे में बताया जाता है, बट ये एरर उनके भी समझ से बाहर था। सिचुएशन के हिसाब से बताया जाता है कि यह कोई गंभीर समस्या नहीं है और ये अपनी फ्लाई जारी रख सकते हैं। Some advice on troubleshooting to see if that would help. फिर से सब कुछ नॉर्मल था और पायलट भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि कोई शायद फॉल्टी सेंसर इंडिकेट कर रहा है। तभी रात के करीब 1 बजे के लगभग एक और एडवाइजरी मैसेज शो हुआ। ये मैसेज लो टेम्परेचर का नहीं बल्कि ऑयल से रिलेटेड था। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें
कि कमर्शियल फ्लाइट के दोनों विंग्स में इक्वली फ्यूल डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन यहाँ ये नोटिस किया गया कि इस फ्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक ही जितना फ्यूल नहीं है। राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट मुकाबले कम थी। ऐसा प्रॉब्लम भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा प्रॉब्लम को पायलट प्लेन को उड़ाते हुए ही सॉल्व कर सकते हैं और ऐसा ही किया जाता है। कैप्टन ने लेफ्ट विंग की क्रॉस वॉल खोल दी, जिससे कि दोनों विंग्स में फ्यूल इक्वली हो गया। अब कैप्टन बिल्कुल ही नॉर्मल फील कर रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में लेफ्ट विंग का फ्यूल लो मैसेज शो हुआ। ये एक ऐसा प्रॉब्लम था कि ऐसे कोई भी पायलट फेस करना नहीं चाहता है। आखिरकार ये एक सवाल ऐसा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान आखिर कैसे बच के रहे। अब 306 लोगों की जिंदगी पायलट के हाथों में थी। कुछ मिनटों के बाद फिर से लेफ्ट विंग की फ्यूल दोबारा से कम हो जाता है। अब ये कैप्टन को समझ नहीं आया कि आखिर अब कैसे लिस्बन पहुंचा जाए, क्योंकि एयरबस फ्लाइट 236 में अब इतना फ्यूल नहीं था कि लिस्बन लाया जाए। अटलांटिक ओशियन के ठीक बीचों बीच फ्लाइट बिना फ्यूल के ही फ्लाई कर रहा है। अगर इसे जल्द कहीं लैंड नहीं कराया गया तो पूरी प्लेन समुंदर के बीचों बीच समा जाएगी। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, एजोरस आइसलैंड, जहां पर टेरसेरा नामी आइलैंड पर आर्मी का छोटा सा एयरपोर्ट है। कैप्टन ने तुरंत सेंटा मारिया एटीसी से कांटेक्ट किया और परमिशन मांगने लगते हैं। मारिया एटीसी के द्वारा लैंड करने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन अभी भी एक समस्या ये था कि टेरसेरा आइलैंड पर पहुंचा कैसे जाए। फ्लाइट 236 में अब केवल 8 ही टन का फ्यूल बचा है, जो काफ़ी नहीं है। अब यहाँ पर एक ही सवाल उठता है कि जब फ्लाइट 236 में सफ़र से ज़्यादा लगभग 4.5 मीट्रिक टन फ्यूल भरा गया था, तो तब भी फ्यूल का समस्या आखिर कैसे हो गया। कैप्टन पीछे को अब बिल्कुल ही कंफर्म था कि कहीं ना कहीं फ्यूल लीक हो रहा है। कैप्टन ने तुरंत क्रू मेंबर को कहते हैं कि जरा विंडो से बाहर देखो कि कहीं फ्यूल लीक तो नहीं हो रहा है। अगर फ्यूल लीक हो रहा होगा तो कोई इंडिकेशन जरूर मिलेगा, लेकिन रात होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब समस्या ये थी कि हर मिनटों में फ्यूल 1 टन कम ही हो रहा था। रॉबर्ट पीछे बिल्कुल ही समझ जाते हैं कि फ्यूल लीक जरूर हो रहा है। अब उनके पास केवल 25 मिनटों का फ्यूल ही बचा था। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट से संपर्क बनाए रखते हैं। मेंटेनेंस यूनिट के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। फ्लाइट 236 39,000 के फीट पर आगे बढ़ते जा रहा था, तभी लेफ्ट इंजन में आग लग जाती है। अब फ्लाइट 236 में केवल एक ही इंजन और 700 केजी का फ्यूल बचा था। अब प्लेन केवल एक ही इंजन के भरोसे चल रही थी। पायलट के द्वारा राइट इंजन पर अधिक प्रेशर देने से वो भी काम करना बंद कर देता है और फ्लाइट में पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। अब 200 केजी का एक मशीन केवल हवा के सहारे पर थी। टरसेरा एयरपोर्ट अभी भी 65 किलोमीटर दूर था। इमरजेंसी रैम एयर टरबाइन ऑटोमेटिकली बाहर आ गया, जो कि कॉकपिट में इतना इलेक्ट्रिसिटी देता है जिससे कि इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट चलाया जा सके। अब फ्लाइट तेजी से नीचे गिरते हुए 5000 के फीट पर आ चुका था। मिलिट्री और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने अपने रडार सिस्टम से प्लेन को एयरपोर्ट तक डायरेक्ट प्लेन की उतरने की दर लगभग 2000 फीट प्रति मिनट से लगभग 610 मीटर प्रति मिनट थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर प्लेन टेरसेरा एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा तो प्लेन को समुंदर में ही लैंड करानी पड़ेगी। अब ऐसे सिचुएशन में अगर प्लेन को समुंदर में लैंड कराया गया तो लोगों को मरना तो तय है, क्योंकि अगर प्लेन समुंदर में डूबी तो भी लोग मर सकते हैं और ठंडे पानी की वजह से या फिर हाइपोथर्मिया की वजह से भी मारे जा सकते हैं। अब फ्लाइट 236 में पैसेंजर को पानी से बचाने के लिए जैकेट पहनाए जा रहे थे। समुंदर में डूबने के लिए मजबूर होने से पहले उनके पास लगभग 15 से 20 मिनट बचे थे। प्लेन 200 प्रति मिनट नीचे आ रहा था। टरसेरा एयरपोर्ट अभी भी 15 किलोमीटर दूर। फ्लाइट 236 ग्लाइड करते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ ही मिनट बाद एयर बेस नजर आया। पीछे ने एक्सकेसिव ऊंचाई को कम करने के लिए
एक 360 का प्लेन को मोड़ दिया ताकि प्लेन की स्पीड कम किया जा सके और एयरपोर्ट के सीधे प्लेन को रखते हैं और प्लेन को एक और यस आकार में एक और चक्कर लगाते हैं जिससे कि स्पीड और कम हो जाती है और फ्लाइट 236 को काफी समय भी मिल जाती है नॉर्मली लैंडिंग कराने के लिए। फ्लाइट को नॉर्मली लैंडिंग करने के लिए फ्लाइट के फ्लॉप्स को ओपन रखे जाते हैं जिससे कि ड्रग्स पैदा होते हैं और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है जिससे कि प्लेन की नोज ऊपर हो जाती है और सेफ लैंडिंग किया जा सकता है। लेकिन फ्लाइट 236 में थ्रस्ट ही नहीं थी। अब प्लेन 200 न्यूटिकल माइल और 230 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रनवे 33 पर जोर से लगभग 1030 फीट नीचे तेजी से गिरा। एक बार उछला और फिर दोबारा से नीचे गिरा। मैक्सिमम इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाइड करने के बाद आखिरकार प्लेन रुक ही गया। इन्वेस्टिगेशन किया गया तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला कि एयर ट्रांजिट मेंटेनेंस क्रू द्वारा हाइड्रोलिक सिस्टम में एक गलत हिस्से को फिट के कारण ऐसा हुआ था। इंजन को पुराने मॉडल से रोल्स रॉयस से एक्सचेंज किए गए एक एक्सक्लूसिव इंजन से बदल दिया गया था जिसमें हाइड्रोलिक पंप शामिल नहीं था। चीफ मैकेनिक की चिंताओं के बावजूद एयर ट्रांजिट ने एक समान इंजन के एक हिस्से के उपयोग किया, एक ऐसा अनुकूलन जो हाइड्रोलिक लाइनों और फ्यूल लाइन के बीच पर्याप्त जगह बनाए नहीं रखता था। मिलीमीटर्स भाग से मिलीमीटर डिजायर्ड के क्रम की कमी ने फ्यूल लाइन को तोड़ने के लिए लाइनों के बीच फ्रिक्शन हुआ जिससे कि ये रिसाव हुआ। एयर ट्रांजिट ने दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वीकार की और कनाडाई सरकार द्वारा उस पर $2.5 लाख का जुर्माना लगाया गया जो कि 2009 तक कनाडा के इतिहास में सबसे बड़ा जुर्माना था। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर पर $250 का जुर्माना लगाया गया और कनाडा सरकार ने माफ करते हुए अपनी सफल लैंडिंग के परिणाम स्वरूप कनाडा प्रेस में बुलाया गया और 2002 में कैप्टन पीसे और फर्स्ट ऑफिसर को एयरलाइन पायलट एसोसिएशन द्वारा सुपीरियर एयरमैनशिप का अवार्ड से सम्मानित किया गया।